सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपने थंबनेल देखा होगा कि एसएससी ने सीजीएल के नोटिफिकेशन के बाद एसएससी ने एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया है। और एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो 27 तारीख मतलब कल इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके रिगार्डिंग इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो एसएससी एमटीएस है मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसका जो एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है वो अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट होने वाला है 2024 में, जिसके फॉर्म भरने की डेट आपकी कल से स्टार्ट हो चुकी है 27 तारीख से। 27 जून से ही आपकी 31 जुलाई तक ये फॉर्म भरने की डेट है आपकी। उसके बाद लास्ट डेट आपको जो ऑनलाइन रिसिप्ट का एप्लीकेशन का है वो 31/7 है। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 16 और 17 तारीख दो डेट डिसाइड की गई है, जुलाई अगस्त की। उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था कि सीजीएल का जो है वो सितंबर अक्टूबर में होगा। सितंबर अक्टूबर में सीजीएल का होगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के मिड में ये हो सकता है, मतलब अक्टूबर मिड में या नवंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ये हो सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, मल्टीटास्किंग जो एग्जाम होता है आपका नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, ये पे लेवल 1 पर होता है। देखिए मैंने आपको सीजीएल में पोस्ट बताई थी लेवल 4 की, लेवल 5 की, लेवल 6 की, लेवल 7 की। इस तरीके से वहां पर पोस्ट थी, वो ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट होती है सीजीएल के थ्रू, जिसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। वहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाती है। बट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी 10th बेस एग्जामिनेशन होती है, जिसमें आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th क्लास के बेस पर आपका इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है। और ये लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रुप सी में आती है और नॉन ग्रेजुएटेड होती है। ठीक है। इसमें दो वैकेंसीज आई है, एक तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की आई है और दूसरी हवलदार की आई है। दोनों का लेवल सेम ही है, लेकिन हवलदार की जो वैकेंसीज है वो दूसरी मिनिस्ट्री में सीबीआईडी में होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में। और मल्टीटास्किंग का जो अदर मिनिस्ट्रीज है, अदर डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसमें एमटीएस की पोस्टिंग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सर इसकी वैकेंसीज कितनी आई है तो आप देख लीजिए। मैंने बोला था आपको कि एमटीएस और हवलदार में से एमटीएस की जो वैकेंसीज है वो 4,887, 4,887 वैकेंसीज आई है। और हवलदार की जो वैकेंसीज आई है वो आई हुई है 3,439। तो इस तरीके से टोटल ये 7-8 हजार के समथिंग ये वैकेंसीज आई है, 8,200 के समथिंग ये वैकेंसीज आई है। तो इस बार सीजीएल जो है, एसएससी जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वैकेंसी निकाल रहा है। आपने देखा कि सीजीएल में भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उससे ज्यादा 17-18 हजार वैकेंसीज निकल गई। ठीक है। तो ये है आपकी वैकेंसीज। उसके बाद आगे बताया गया कि रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आपकी एज लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मार्क्स में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाए, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास या तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप शेड्यूल कास्ट में आना चाहिए या शेड्यूल ट्राइब में आना चाहिए, या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आना चाहिए, या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी में भी आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होना चाहिए, या फिर आप एक्स सर्विस मैन है, आप कहीं आर्मी में थे या कहीं पर थे तो एक्स सर्विस मैन है, तो उसके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा जो जो डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट के बारे में बताया गया है, मल्टीटास्किंग के बारे में और हवलदार के बारे में, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए फॉर्म भरने से सबसे पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, ये आपको हर बार बताता हूँ, कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है। इसकी जो एज लिमिट होना चाहिए, सबसे बड़ा क्राइटेरिया वही आता है कि सर एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट जो भी होगी वो आपकी काउंट होगी 1/8/2024 से। 1/8/2024 का मतलब क्या हुआ सर, 1 अगस्त तक आपकी एज लिमिट जितनी मांगी गई है उतनी होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो किस किस पोस्ट के लिए कितनी है, तो 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए एमटीएस की पोस्ट के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि हवलदार की पोस्ट के लिए आपको मिले तो उसके लिए आपकी 18 से 27 साल एज होना चाहिए। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस इन वेरियस डिपार्टमेंट। देखो भैया, पहले तो मैंने बोला कि 18 से 27 आपकी एमटीएस के लिए पोस्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए आपका जो एज लिमिट है वो ये रहेगी। लेकिन इतनी ही एज लिमिट कुछ डिपार्टमेंट है रेवेन्यू के जिसमें एमटीएस की पोस्ट है, उसके लिए भी 18 से 27 साल एज लिमिट है आपकी। ठीक है। अब यहाँ पर 18 से 25 साल एज लिमिट का मतलब ये हुआ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब या तो इस डेट तक हो जाए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 2/8/1999 को भी हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो आपका होगा इसके बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका, जिसमें जो आपका हवलदार की पोस्ट है उसके लिए आपका 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 तक की आपकी डेट काउंट की जाएगी। क्यों, ये डेट कहाँ से काउंट की जा रही है, जो आपको मैंने अभी बताया था ना, एक ऊपर ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको 1/8/2024 बताया, यहाँ से ये डेट काउंट की जा रही है। ठीक है। लेकिन अभी भी कोई चाहते हैं कि सर हमारी एज तो ज्यादा हो गई है, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है भाई, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप एसटी एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या आप जनरल के हैं लेकिन उसमें भी आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, या ओबीसी के हैं आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, या एसटी एससी के हैं आप फिजिकली हैंडीकैप हैं,
तो उनके लिए इस तरीके से रिजर्वेशन दिया है। यदि आप एस टी एस सी कास्ट के हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब क्या कि यदि आप एमटीएस की पोस्ट के लिए देना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, लेकिन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलकर आप 30 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप हवलदार की पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो भैया 27 साल के होने के बाद 5 साल ऐड कर दीजिए, तो 32 साल तक आप हवलदार बन सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में भी दिया हुआ है। यदि कोई विडो वुमेन है तो उसके बारे में भी दिया हुआ है। डिवोर्स वुमेन है उसके लिए भी दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिएगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो कैंडिडेट की, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें आपकी जो 10th 12th में मार्कशीट में है, आपका जो देखा जाएगा वो 10th से मैच किया जाएगा। तो 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो पूरा वहीं से सेम रिकॉर्ड आपको फिल करना है, क्योंकि आपका डीवी के टाइम पर यहीं से मैच होगा। यदि आप कुछ गलत डेट लिख देते, आपने 2 की जगह 3 डेट भी लिख दी और आपकी मार्कशीट में अलग थी, आप बोलेंगे सर आधार कार्ड में हमारी डिफरेंट है, आधार कार्ड से मैच नहीं किया जाएगा। हालांकि सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, लेकिन यदि आपकी 10th की मार्कशीट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म मैच नहीं करेगा तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जब भी आपका डीवी होगा। और डीवी आपका एसएससी नहीं कर पाएगा, डीवी आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कराएगा। आपको जहां पर भी पोस्टिंग मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपको एमटीएस की पोस्टिंग किसी विभाग में मिली, मान लीजिए आपको इनकम टैक्स में मिली एमटीएस की पोस्ट, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपका डीवी कराएगा। और उस टाइम पर अगर उनको डेट में स्क्रूटिनी दिखती है, डेट में कुछ गलती दिखती है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो उसी टाइम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वो क्वेश्चनेबल नहीं है, आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोला गया है क्या। हाँ हाँ हाँ, एक्स सर्विसमैन के बारे में ये बताया गया है, ये कोई इतना काम का नहीं है। एज रिलैक्सेशन के मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, आपका जो प्रोसेस रहेगा सर्टिफिकेट का वो क्या रहेगा, और फॉर्मेट क्या रहेगा, तो वो आगे आपको मैं बताता हूँ। एक बात और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बताया गया कि यदि कोई एक कैंडिडेट एक्स है जिसने ओबीसी के फॉर्म से फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका जो डिपार्टमेंट है वो, आप मतलब आपने पहले तो फॉर्म फिल किया तब आपने लिख दिया कि हम ओबीसी से हैं, और जब आपका डीवी हुआ और आप ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप उस टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट अगर नहीं बता पाए ना, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए भैया, पहले क्या होता था ना, यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको यूआर से काउंट किया जाता था। लेकिन एसएससी क्या कर रहा है भैया, अब डिपार्टमेंट ले रहा है ना डीवी, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपको एसएससी ने फाइनल करके भेज दिया किसी डिपार्टमेंट में। अब आप उस डिपार्टमेंट में चले गए और वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन गई कि आप ओबीसी से हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं, या एसटी एससी से हैं, कोई भी कास्ट से हैं, और आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो अब डिपार्टमेंट ये काम नहीं करेगा कि आपको स्टार्टिंग से पूरा रिजल्ट आपका देखेगा कि टीयर 1 में आप जनरल से क्रॉस है या नहीं, टीयर 2 में है नहीं, वो ये नहीं देखेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने ओबीसी लगाया था और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ना कुछ बताया जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन। आपको बताया जाएगा कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। आप अगर आपको लगता है कि आपके सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है, तो आप सीधी बात है, आप फॉर्म फिल ना करें, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करें। ठीक है। और ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और एसटी एससी कास्ट के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग यदि आप वीडियो चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से सर बताइए कि सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने पुराने हो सकते हैं, कितना नहीं। ओबीसी में भी दो डाउट आते हैं कि सर क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। अच्छा, क्रीमी लेयर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। यदि आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप जनरल में ही काउंट होते हैं। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर किस किस का बन सकता है, यदि कोई किसी के पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या उनका बन सकता है, यदि किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड से उनकी इनकम ज्यादा होती है क्या उनका बन सकता है। तो जो जो पॉइंट्स हो सकते हैं, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो हो, कंप्लीट वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है क्रूशियल डेट ऑफ एसटीएससी। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट एसटीएससी ओबीसी और कोई भी सर्टिफिकेट आपको करना है, तो उसके लिए जो क्रूशियल डेट होगी जिसके लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा एज रिलैक्सेशन में, तो वो होगी आपकी 31/7/2024। मतलब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वही आपकी होगी, उससे पहले तक आपका ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट सही नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर डेट ही डज नॉट फॉल इन अ क्रीमी लेयर ऑफ अ क्रूशियल डेट। देखिए भैया, बोला गया है ना कि आपका जब भी आप चाहते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आपकी 8 लाख या उसका जैसा कुछ क्राइटेरिया है, 8 लाख 8.5 लाख, उससे आपकी इनकम कम होना चाहिए तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर उससे ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। लेकिन क्रीमी लेयर में आने से आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, उसमें कोई भी आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, ना तो एज में मिलेगा ना कहीं पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो मतलब ओबीसी क्रीमी लेयर आपका जनरल के ही बराबर होता है। अब नॉन क्रीमी लेयर बनने के लिए क्या होता है सर, कुछ कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सर कि हमारे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन उनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा क्रॉस कर रही है, क्या उनका क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं, उनका नॉन क्रीमी लेयर बनेगा। इसका डायरेक्ट आपका ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, डीओपीटी के ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आपके पापा के पास गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कोई एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर लैंड से भी आपकी इनकम होती है ना, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर का
एग्रीकल्चर का और आपकी गवर्नमेंट जॉब का काउंट नहीं किया जाएगा, पर शर्त ये है कि पापा गेजेटेड ऑफिसर नहीं होना चाहिए, तो आपका नॉन क्रीमी लेयर बन जाएगा। लेकिन उसके अलावा किसी बिजनेस सोर्स से आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा हो रही है, तो वहां पर आपका क्रीमी लेयर बनेगा, नॉन क्रीमी लेयर नहीं बन पाएगा। मतलब आप वहां पर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, जनरल के बराबर ही आपको माना जाएगा, क्योंकि उसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हो तो देखिए, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो आपकी 1 अगस्त से देखी जाएगी, 1 अगस्त 2024 तक आपका चेक किया जाएगा। और उसमें आपको मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होना चाहिए, या फिर टेंथ या टेंथ के लेवल का कुछ भी होना चाहिए। लेकिन आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो भाई ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो टेंथ क्लास जिनने पास कर चुके हैं, जिनका टेंथ क्लास हो चुका है अभी, इनका जिनका हाल ही में रिजल्ट आया, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। इजी लेवल का ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। पहले इसमें मेंस भी होता था, रिटर्न होता था। रिटर्न में आपका वो होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था। अब डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रहा है, तो आपका एक स्टेज में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई किस तरीके से करना है, तो आपको ये यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैंने आपको सीजीएल का फॉर्म बताया था, तब भी उसको बता दिया था आपको कि साइट पे जाकर अप्लाई करना है। फोटोग्राफ्स अपलोड करते टाइम ध्यान रखें, इस बार नया एक फीचर ऐड कर दिया फॉर्म फिल करते टाइम। आपको पता है कि एसएससी का पहले तो साइट न्यू हो गई है, तो नई साइट पे आपका फॉर्म फिल होगा। जिनने रजिस्ट्रेशन पुरानी साइट पे किया हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं किया, तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन होगा आपका, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा। और साथ में इन्होंने लेटेस्ट, आप जब भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वहां पर आपकी डायरेक्ट फोटो कैप्चर भी की जाएगी। मतलब एक तो आपको फोटो अपलोड करना है, दूसरा आपकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो 31/7 है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो 100 रुपये रहेगी आपकी यहाँ पर। लेकिन वुमेन कैंडिडेट है जो ST SC कास्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, या वुमेन नॉर्मल वुमेन कैंडिडेट भी है, तो लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी कोई फीस नहीं है, इनको एग्जेम्पशन मतलब फीस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, आपको फीस नहीं देना है। ठीक है, तो यही रही सब इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद आपको आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सर सर्टिफिकेट्स के बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे वहां पर। और आई होप कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।